हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं यूजीसी नेट के सेकेंड पेपर दैट इज़ लॉ पेपर के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका ये थर्ड पार्ट है। हमने ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है, तो उसमें भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप अपने फाइनल डे से पहले ज़रूर ये वीडियोस देखें ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टॉट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है ना वो टॉट का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन है वो मेंस रिया इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टॉट। बाकी जो 3 ऑप्शन है रॉन्गफुल एक्ट, डैमेज एंड रेमेडी, ये तीनों जो है कॉन्स्टिट्यूएंट है टॉट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो केस लॉ बेस्ड है। ये हमें बता रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट हैज़ बीन हेल्ड दैट सेक्शन 9 ऑफ CPC 1973 which enables a civil court to try all suits of civil nature impliedly confers jurisdiction to apply the law of tort as principle of justice, equity and good conscience। ठीक है, तो ये केस में जो हेल्ड हुआ था कि सेक्शन 9 जो है CPC का वो इनेबल करता है किसी सिविल कोर्ट को कि वो ट्राई कर सकता है सारे सूट को जो सिविल नेचर का होता है, और जो उसको इम्प्लाइडली कन्फर किया गया है उस जिसका जुरिस्डिक्शन है उसको। ठीक है, और उस पर लॉ ऑफ टॉर्ट जो है अप्लाई होता है एज अ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये हेल्ड हुआ था। ठीक है, कि सेक्शन 9 के बारे में CPC का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है एन एक्सीडेंट इज वन आउट ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग्स समथिंग सो अनयूजुअल एज नॉट टू बी लुक्ड फॉर बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इज सेड टू बी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। तो वैसा एक्सीडेंट जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग्स से अलग है, अनयूजुअल है। ठीक है, और जो ऑर्डिनरी प्रूडेंट का व्यक्ति जो है ना वो नहीं सोच सकता, उसको हम बोलते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग केस ऑन ट्रेसपास एब इनिशियो। तो ट्रेसपास एब इनिशियो पे हमारा लीडिंग केस कौन है? तो ये जो 6 कारपेंटर्स केस है ये हमारा लीडिंग केस है। ठीक है, लीडिंग केस है ट्रेसपास एब इनिशियो पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हॉलबैक होटल लिमिटेड वर्सेस स्कारबोरो काउंसिल इज अ लीडिंग केस ऑन। तो ये जो है हमारा लीडिंग केस है डिफॉर्मेशन पे। ठीक है, न्यूसेंस पे। ये जो हमारा हॉलबैक होटल लिमिटेड वर्सेस स्कारबोरो काउंसिल जो है ये केस जो है हमारा न्यूसेंस से रिलेटेड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो होता है वो किससे डील करता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल डील्स विथ, तो ये जो है हमारा ये डील करता है मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप से। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल डील विथ मास्टर एंड सर्विस रिलेशनशिप। ठीक है, ये हो गया 96। अब 97 पे चलते हैं। वी हैव टू evolve न्यू प्रिंसिपल एंड ले डाउन न्यू नॉर्म्स विच विल एडिक्वेटली डील विथ न्यू प्रॉब्लम्स विच arise in a highly industrialized society was laid down in। तो इसमें बताया गया है हमें इवॉल्व करना चाहिए न्यू प्रिंसिपल और ले डाउन करने चाहिए नए नॉर्म्स जो कि एडिक्वेटली डील करता है नए प्रॉब्लम के साथ, और जो अराइज होता है किसी हाईली इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में। और ये किस केस में ले डाउन किया गया था? तो ये MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ले डाउन किया गया था कि हमें न्यू प्रिंसिपल बनाने की ज़रूरत है, न्यू नॉर्म्स बनाने की ज़रूरत है जो कि न्यू प्रॉब्लम के साथ जो कि अराइज कहाँ होते हैं? हाईली इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में। तो ये MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ले डाउन किया गया था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टैट्यूटरी बोर्ड conducting examination is not a service provider and does not offer services to candidates while conducting an examination was held by Supreme Court। तो जो
ये है स्टैट्यूटरी बोर्ड है जो कंडक्ट करता है एग्जामिनेशन, वो क्या है, सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता है और वो कोई ऑफ़र नहीं करता है सर्विस किसी कैंडिडेट को जब वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा होता है। ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में लिया था? तो ये ऑब्जर्वेशन जो था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड वर्सेस सुरेश प्रसाद सिन्हा 2009 का जो केस है इसमें लेट डाउन किया गया था कि कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है कैंडिडेट को, ठीक है, जब वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है। ये सर्विस प्रोवाइडर नहीं है कोई स्टैट्यूटरी बोर्ड जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो केस क्या था? बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड वर्सेस सुरेश प्रसाद सिन्हा 2009 का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, uninsured vehicle are also within the scope of section number 165 of motor vehicle act was held in। तो ये जो केस है केस परमानंद ठाकुर वर्सेस कमिश्नर कोल माइंस ऑफ 1988, इसमें ये हेल्ड हुआ था कि जो अनइंश्योर्ड व्हीकल्स होते हैं ना वो भी कवर होते हैं 165 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट के स्कोप में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो परमानंद ठाकुर वर्सेस कमिश्नर कोल माइंस 1988 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेमेडीज फॉर द वायलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 3 and 4 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट हैज़ बिन लेट डाउन इन। तो ये जो रेमेडी है वो लेट डाउन की गई है सेक्शन नंबर 27 में, ठीक है। तो जो रेमेडी होती है वो किस चीज़ की वायलेशन के लिए? सेक्शन नंबर 3 और 4 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट के वायलेशन के लिए वो लेट डाउन किया गया है सेक्शन नंबर 27 में। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। तो जो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन है वो कब कंप्लीट होता है प्रपोजर के अगेंस्ट? तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट है। when it put in the course of transmission so as to out of the acceptors power, जब उसको ट्रांसमिशन में रख दिया जाता है और वो एक्सेप्टर्स के पावर से दूर चला जाता है तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है किसके अगेंस्ट? प्रपोजर के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द inadequacy of consideration will be taken into account by the court of law, ठीक है। तो जो इनएडिक्वेसी होती है कंसिडरेशन की, यानी कि कंसिडरेशन पर्याप्त है कि नहीं, तो ये कब अकाउंट में लिया जाता है, ठीक है। तो इसके जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, ये दिस ऑप्शंस आर नॉट क्लियर। तो इसका आंसर एनटीए ने भी, जो हमारा नेट कंडक्ट कराती है, वो भी इसका आंसर उन्होंने नहीं दिया था, ब्लैंक छोड़ दिया था। तो दिस क्योंकि ऑप्शन से क्लियर नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो है हमारा, द प्रिंसिपल रेस्टिट्यूशन स्टॉप वेयर रीपेमेंट बिगिंस कैन बी अप्लाइड अगेंस्ट। ये जो प्रिंसिपल है रेस्टिट्यूशन स्टॉप हो जाता है जहाँ रिपेमेंट बिगिन होता है, जहाँ रिपेमेंट स्टार्ट होता है वहाँ रेस्टिट्यूशन स्टॉप कर दिया जाता है। रेस्टिट्यूशन मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई केस हुआ, लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट दिया ए के फेवर में और बी अपील के लिए गया अपर कोर्ट, और वहाँ जो है ऑर्डर रिवर्स हो गया और जो है जजमेंट बी के फेवर में दे दी गई और उसको ए को ऑर्डर दिया गया कि आपको जो भी बेनिफिट्स हुई है ना लोअर कोर्ट की डिक्री के कारण वो आप सारे रिटर्न करो, तो आप सारे रेस्टिट्यूट करो, तो वो रेस्टिट्यूशन होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो रेस्टिट्यूशन स्टॉप हो जाता है जहाँ रिपेमेंट बिगिन होता है, और ये किस केस में अप्लाई होता है? ये माइनर के केस में अप्लाई होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो व्हेन a wife has an implied authority of a husband to buy article of the household necessity, तो उसके पास कब अथॉरिटी होती है? जब if the wife is living with the husband in a domestic establishment of their own। तो कब वाइफ के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि वो हस्बैंड वो बाय कर सकती है आर्टिकल हाउस होल्ड के लिए, हाउस होल्ड नेसेसिटी के लिए? तो जब वाइफ जो है हस्बैंड के साथ रह रही है उसके डोमेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट में जो उनके लिए बना गया है, तो उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है, ठीक है, वाइफ के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो कौन सा जो नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में इनकरेक्ट ऑप्शन है रिगार्डिंग मर्केंटेबल क्वालिटी ऑफ गुड्स, यानी कि क्वालिटी ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो जो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है ना वो 105 का, दिस इज ऑल्सो नॉट क्लियर, क्योंकि इसमें जो दिया गया ऑप्शन द गुड्स आर फ्री फ्रॉम पेटेंट डिफेक्ट, ठीक है, तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा रिगार्डिंग मर्केंटेबल क्वालिटी ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग। जो फ्री फ्रॉम लेटेंट डिफेक्ट है ये भी करेक्ट वन है, और सॉरी ये दोनों जो है इनकरेक्ट वन है, क्योंकि ये दोनों पेटेंट डिफेक्ट और लेटेंट डिफेक्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब यूजेबल क्वालिटी में नहीं है, डिफेक्ट है इसमें, तो ये दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है। और जो लास्ट ऑप्शन है द गुड्स आर मार्केटेबल एट देयर फुल वैल्यू, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो तीन ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता कि करेक्ट रिगार्डिंग मर्केंटेबल क्वालिटी तो थर्ड ऑप्शन हो जाता, द गुड कैन बी यूज फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर बॉट, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन इनकरेक्ट दिया गया है, तो फॉर्मेशन ही क्वेश्चन का गलत है, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 106 जो हमें बता रहा है इन विच सेक्शन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इट इज लेट डाउन दैट देयर कैन बी अ पार्टनरशिप इन अ सिंगल और पर्टिकुलर बिजनेस वेंचर। तो जो सेक्शन नंबर 8 है इसमें ऐसा बताया गया था पार्टनरशिप एक्ट के कि देयर कैन बी अ पार्टनरशिप इन सिंगल और पर्टिकुलर बिजनेस वेंचर। सेक्शन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एवरी ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 147 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881 इज कंपाउंडेबल। तो एनआई एक्ट में जितने भी ऑफेंसेस हैं ना वो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, जो कि सेक्शन नंबर 147 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 108 ये हमें बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन when an issue is made under the provision of section 42 of the Company Act of 2013। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ऑफर कैन बी मेड मैक्सिमम टू 50 पीपल, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 42 जो है कंपनी एक्ट ऑफ 2013 का, इसमें बता रहा है कि कौन से एक्शंस जो हैं वो लिए जा सकते हैं जब इशू मनाया जाता है सेक्शन नंबर 42 के अंदर कंपनी एक्ट के। तो ये क्या है, देयर कैन बी मेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 50 पीपल, 50 लोग मैक्सिमम होने चाहिए ऑफर के लिए, ठीक है। ये 42 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट्स डील्स विथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है सेक्शन नंबर 135 इज करेक्ट, इट इज़ डील विथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये 2013 का एक्ट कंपनी एक्ट ऑफ 2013 का याद रखिएगा, 1956 वाला नहीं है। और ये इंट्रोड्यूस भी हुआ था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2013 के ही एक्ट में, ठीक है, पहले ये नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which of the following activities cannot be considered as relating to social responsibility and 135 of Company Act, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा दिस इज़ ऑल्सो नॉट क्लियर क्वेश्चन, क्योंकि इसमें भी अपोजिट है। अब जो हमारा कैन नॉट बी कंसिडर्ड दिया है ना, तो कैन नॉट बी कंसिडर्ड में हमारा 3 ऑप्शंस हैं, ये है, ये 1, 3 एंड 4 है। ये जो सेकेंड नंबर है ना, बस हम यही कर सकते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इसको सही मान सकते हैं, अमाउंट स्पेंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल हु आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो ये भी क्वेश्चन गलत फ्रेम किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। तो इनमें से कौन सा जो है ना स्कूल नहीं है मुस्लिम लॉ को। तो ज़्यादा जो है ऑप्शन नंबर 4 ये नहीं है स्कूल। हनाफी स्कूल है, मलिकी स्कूल है और हनाबली भी स्कूल है, बट ज़्यादा इज़ नॉट द स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सपिंडा रिलेशनशिप ऑन द लाइन ऑफ एसेंट एंड द हिंदू लॉ एक्सटेंड टू। तो जो हमारा सपिंडा रिलेशनशिप होता है वो एक्सटेंड करता है 3 डिग्री फादर के थ्रू
और 5 डिग्री फादर के थ्रू और 3 डिग्री मदर के थ्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। फादर के लिए हम कितना डिग्री करते हैं 5 डिग्री एंड मदर के लिए 3 डिग्री। ये देखते हैं हम सपिंडा रिलेशनशिप चेक करने के लिए। ओके, राइटिंग इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रा वर्सेस सुरेश AIR 1971 दिल्ली 208 डील्स विथ, तो दिस केस इज डील विथ डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। चंद्रा वर्सेस सुरेश जो है जुडिशियल सेपरेशन से के डिग्री से डील करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द केसेस द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005 मस्ट ऑल्सो फुलफिल सम बेसिक क्राइटेरिया, merely spending weekends together or one night would not make it domestic relationship। तो ये किस केस में हेल्ड हुआ था? ये डी वेलुस्वामी वर्सेस पचैया मल में हेल्ड हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कोई रिलेशनशिप जो है ना उसको नेचर ऑफ मैरिज नहीं मान लिया जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005 के अंदर, अगर वो सिर्फ जो पर्सन है वो वीकेंड्स एक साथ रह रहे, वीकेंड्स में रह रहे हैं, या एक और एक से ज़्यादा नाइट है वो लोग साथ में रहे हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप के जैसे, तो उसको हस्बैंड और वाइफ का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है डी वेलुस्वामी वर्सेस पचैया मल, ये एक लीडिंग केस है हमारा लिव इन रिलेशनशिप पे, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 डिड इंडियन कोर्ट रिकॉग्नाइज और डी रिकॉग्नाइज द फॉरेन डिक्री ऑफ डिवोर्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 13 है। तो सेक्शन नंबर 13 है ऑप्शन नंबर 1। इसमें हमें बता रहा है कि इस जो CPC का सेक्शन नंबर 13 है ना, वो रिकॉग्नाइज करता है, क्या रिकॉग्नाइज करता है या रिकॉग्नाइज करता है? फॉरेन डिक्री ऑफ डिवोर्स को, ठीक है। सेक्शन नंबर 13 ऑफ CPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Dower may be regarded as consideration for connubial intercourse by way of analogy to the contract of sale. The above observation has been made in which of the following case? तो ये जो एनालॉगी थी ये हमारी मेड की गई थी अब्दुल कदीर वर्सेस सलमा के केस। तो अब्दुल कदीर वर्सेस सलमा के केस में ये हेल्ड हुआ था कि डॉवर जो है उसको कंसिडर किया जा सकता है as a consideration for connubial intercourse by way of analogy to the contract of sale। तो अब्दुल कादिर वर्सेस सालमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 डील विद द राइट ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सेक्शन नंबर 13। तो हमें सेक्शन नंबर 13 में बताया जा रहा है हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 में कि राइट है एडॉप्टिव पेरेंट्स की कि वो अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं अपने विल के हिसाब से, ठीक है। उनको ज़रूरी नहीं है कि वो एडॉप्टिव चाइल्ड को ही अपनी सारी प्रॉपर्टी दे, वो अपने विल के हिसाब से डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी। सेक्शन नंबर 13 में ये दे रखा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, two person are said to be related to each other by what relation when they are descended from a common ancestor but by different husband, ठीक है। तो डिफरेंट हस्बैंड है तो वो क्या है? यूटेराइन ब्लड है। जहाँ डिफरेंट हस्बैंड होगा ना वहाँ यूटेराइन ब्लड होगा। जहाँ डिफरेंट वाइफ्स होगी या डिफरेंट मदर होगी तो वहाँ हाफ ब्लड होगा। और जहाँ सेम हस्बैंड और सेम वाइफ होता है तो वो हो जाता है फुल ब्लड, ठीक है, होता है फुल ब्लड। याद रखिएगा, जब सेम हस्बैंड सेम वाइफ तो फुल ब्लड, जब डिफरेंट हस्बैंड है तो यूटेराइन ब्लड, और जब डिफरेंट वाइफ्स है तो हाफ ब्लड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ मर्ज उल मौत, ठीक है। तो मर्ज उल मौत का जो है वो कौन सा एसेंशियल कंडीशन है? तो एसेंशियल कंडीशन है देयर मस्ट बी अप्रीहेंशन ऑफ डेथ। तो मर्ज उल मौत जो है उसको हम डेथ बेड भी बोलते हैं। तो इसके लिए मर्ज उल डेथ बेड पे जो गिफ्ट देते हैं
तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो अप्रीहेंशन ऑफ डेथ होना ज़रूरी है। आपको लगना चाहिए कि आप मरने वाले हो, ठीक है, तभी आपको इसकी बेनिफिट मिलेगी। ये एक एसेंशियल कंडीशन है मर्जुल मौत का, ठीक है। तो अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल नंबर 44 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 44 ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। ये हमें बताता है स्टेट क्या करेगा, एंडेवर करेगा, कोशिश करेगा कि सिक्योर करे सारे सिटीजन के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक लॉ होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो और जो इंडिया में रहते हैं। तो आर्टिकल नंबर 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हम फिर मिलेंगे कल नए क्वेश्चंस के साथ। Till then keep revising all the questions which I have put and मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिया है, जिसकी जो है वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और आप सारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो और मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज करो बिफोर द एग्जामिनेशन। सो दिस इज़ ऑल बाय माय साइड। थैंक यू।